नमस्कार, अनादि टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। छत्तीसगढ़ की बात हमारे साथ में आज बात छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के गठन की। लंबे इंतजार के बाद छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय के मंत्रिमंडल का 22 दिसंबर को शपथ ग्रहण हो गया। राजभवन में 9 विधायकों को राज्यपाल बिस्वाभूषण हरिचंदन ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। 9 मंत्रियों में ब्रजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, दयालदास बघेल, केदार कश्यप, लक्ष्मी राजवाड़े, टंकराम वर्मा, ओपी चौधरी, श्याम बिहारी जायसवाल और लखन लाल दिवांगन शामिल हैं। ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा और लक्ष्मी राजवाड़े पहली बार विधायक बने और मंत्री भी बन गए। उप मुख्यमंत्री बने अरुण साव और विजय शर्मा भी पहली बार विधायक बने हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री समेत प्रदेश मंत्रिमंडल में 13 सदस्यों की जगह है। सीएम विष्णुदेव साय और 2 डिप्टी सीएम बनने के बाद 9 मंत्री बनाए गए हैं। अभी 1 सदस्य की जगह खाली है। 12 सदस्यीय कैबिनेट में अभी 6 ओबीसी, 3 आदिवासी, 2 सामान्य और 1 एससी है। मंत्रिमंडल में 7 नए चेहरे शामिल कर आलाकमान ने साफ कर दिया है कि अब पुराने चेहरे बार बार रिपीट नहीं होंगे। विष्णुदेव साय, रामविचार नेताम, ब्रजमोहन अग्रवाल, दयालदास बघेल और केदार कश्यप ही पुराने चेहरे हैं। मंत्रिमंडल में सरगुजा संभाग को सबसे ज्यादा पद मिले हैं क्योंकि बीजेपी ने 14 सीटें सरगुजा से जीती हैं। यहां से 5 महिलाएं जीत कर आई है, जिनमें लक्ष्मी राजवाड़े भी शामिल है। यानी 2024 की चुनावी बिसात बिछा दी गई है। तो क्या भाजपा का नया मंत्रिमंडल लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार करेगा और इस मंत्रिमंडल के क्षेत्रीय जातीय संतुलन का कितना प्रभाव होगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। मंत्रिपरिषद हमारी सरकार की बनी है। मंत्रिपरिषद में एक तरफ जहां अनुभवी और दिग्गज नेताओं को स्थान मिला है, वहीं दूसरी ओर ऊर्जावान प्रतिभावान युवाओं को भी अवसर मिला है। हम मजबूती से काम करेंगे, एक टीम के रूप में काम करेंगे, छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेंगे। उनको पता भी नहीं था कि हमको जनादेश मिलेगा, इसलिए पूरी तरह से असमंजस में और कंफ्यूज में थे। आज 3 तारीख को जनादेश मिलने के बाद 22 तारीख को आज शपथ ग्रहण होता है। इतने लंबा समय जबकि सरकार बनने के बाद तुरंत सरकार की योजना, जनता की योजनाओं को लागू किया जाना चाहिए। तो इस तरह से अभी भी देखिए मंत्रिमंडल पूरी तरह से गठन नहीं हुई है। तो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी भी सदमे में है और बिल्कुल कंफ्यूज है कि अपने मंत्रिमंडल को गठन करने में, और लगातार जनता की योजना इससे कहीं न कहीं बाधा उत्पन्न हुई। तो देखिए, मंत्रिमंडल का छत्तीसगढ़ में गठन हो चुका है और इसके बाद में अब कांग्रेस लगातार निशाना साधते नजर आ रही है, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि छत्तीसगढ़ में 13 सदस्यों का मंत्रिमंडल होता है, लेकिन 12 सदस्यों का मंत्रिमंडल है। 1 पद रिक्त है, उसको लेकर यहां पर दीपक बैज सवाल उठाते नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर अगर हम बीजेपी की स्ट्रैटेजी को समझे तो यहाँ पर युवा और अनुभव दोनों का सामंजस्य भी नजर आ रहा है। ये स्ट्रैटेजी लोकसभा में कितनी काम करेगी, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेगी और उस मुद्दे पर चर्चा के लिए एक खास पैनल भी हमारे साथ में जुड़ा है। मैं आपका तारुफ करवा देती हूं। महेश कश्यप भाजपा की ओर से, रुपेश दुबे कांग्रेस की ओर से और नागेंद्र वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है अनादि टीवी में। चर्चा की शुरुआत में नागेंद्र वर्मा जी से ही करूंगी। नागेंद्र जी, नए मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, अब ऐसे में क्षेत्रीय, जातीय और राजनीतिक जो तमाम समीकरण है उसे किस प्रकार से सत्ते हुए आप देख रहे हैं? देखिए, प्रदेश में नई सरकार पूरी तरीके से, मुझे लगता है कि जिस तरीके से मंत्रिमंडल का संतुलन बनाया गया है, तो आने वाले लोकसभा चुनाव में विजय प्राप्त करने के लिए ही ये पूरे का पूरा ताना बाना बुना गया है। पूरे सभी वर्गों को साधा गया है, सभी जाति समीकरण जो है वो भी इसमें आ जा रहे हैं। इन्होंने नए चेहरों को भी स्थान दिया है और पुराने चेहरे जो अनुभवी हैं उनको भी स्थान दिया है। तो ये एक तरीके से एक संतुलित मंत्रिमंडल कहा जा सकता है। इसमें आप देखिएगा तो ओबीसी के 5 नए मंत्री हैं जो बिल्कुल युवा हैं, जिनके पास पहले का कोई अनुभव नहीं था, लेकिन वो एक ऊर्जा से भरे हुए हैं। उम्मीद जताई जा सकती है कि वो एक बेहतर प्रदर्शन करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो पुराने मंत्री हैं, वरिष्ठ हैं, उनको जो अवसर दिया गया है उसमें भी प्रदेश में उत्तर, मध्य और दक्षिण के साथ साथ जाति जो समीकरण है उसको भी उन्होंने साधा है और किसी को निराश नहीं किया है। जी।
तो समझा जा सकता है कि किस प्रकार से यहाँ पर स्ट्रैटेजी के साथ में बीजेपी काम कर रही है। लेकिन एक और मेरा प्रश्न रहेगा आपसे कि जिस प्रकार से युवाओं को यहाँ पर मौका दिया गया है, इससे क्या समझा जाए? क्योंकि बीजेपी में और साथ ही साथ अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के तमाम ऐसे युवा हैं जो बेरोजगारी का सितम झेल रहे हैं। उसके अलावा CGPSC का घोटाला कहीं ना कहीं युवाओं पर एक बड़ा असर डालता हुआ नजर आ रहा था। क्या युवाओं को साधने के लिए इस प्रकार की स्ट्रेटेजी बनाई है बीजेपी ने? स्वाभाविक रूप से राज्य के निर्माण के 23 साल बाद भी बहुत सारी अव्यवस्थाएं जो है वो अभी भी बनी हुई है। और जैसा कि आप देख पा रही हैं कि युवा जो है वो बेरोजगार है, शिक्षा का भी स्तर कहीं ना कहीं पे बहुत ज्यादा बात है, भ्रष्टाचार जो प्रदेश में बुरी तरीके से पनप गया है। तो अब एक उम्मीद की जनता को कि नए चेहरे आएंगे जो कि बेहतर प्रदर्शन करेंगे और वो युवाओं की तकलीफ समझेंगे और समाज में भ्रष्टाचार के कारण जो परेशानियां उत्पन्न हो रही है आम जन को, उसका भी निराकरण युवाओं से ही बेहतर किया जा सकता है। तो वो स्वाभाविक से नए चेहरे पे बहुत ज्यादा भरोसा है। जी, तो नए चेहरों पर भरोसा तो जताया बीजेपी ने, लेकिन ये भरोसा कितना काम आता है ये तो लोकसभा चुनाव में भी पता चल जाएगा नागेंद्र जी। ठीक है, महेश कश्यप जी हमारे साथ में जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। महेश जी, अक्सर ये कहा जाता है कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन अब ये कहना गलत नहीं होगा कि मोदी है तो नामुमकिन भी मुमकिन है, क्योंकि ऐसे अनएक्सपेक्टेड नाम थे वो भी सामने आए हैं मंत्रिमंडल के लिए। चाहे अगर हम बात करें तो राजस्थान में इसका एक नजारा भी देखने को मिला, भजनलाल को किस प्रकार से राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाए, एक चौंकाने वाला नाम सामने आया था। तो कहीं ना कहीं अब बीजेपी जो मध्य प्रदेश के साथ ही साथ अगर छत्तीसगढ़ की बात कर ली जाए तो वहां पर भी इसी स्ट्रेटेजी के साथ में काम करती नजर आई थी। मंत्रिमंडल को लेकर अगर बात कर ली जाए, कई युवा चेहरों को यहां पर मौका दिया गया है। ऐसे में क्या समझा जाए कि लोकसभा चुनाव की तैयारी है? अनुपमा जी, भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयारी के साथ काम करती है जी, और भारतीय जनता पार्टी का जन्म संगठन विस्तार संगठन के साथ विचारधारा के साथ पैदा हुई है। और भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। आपने देखा होगा कि हमारे सभी राज्यों में कोई सोच नहीं सकता कि मैं मुख्यमंत्री बन सकता, कोई उप मुख्यमंत्री बन सकता, मंत्री बन सकता। ये भारतीय जनता पार्टी में संभव है, कांग्रेस जैसा परिवारवादी पार्टी में तो संभव ही नहीं है। इसीलिए हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाले एक दिन प्रधानमंत्री बन जाएगा, कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे, चाहे हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की बात हो, उप मुख्यमंत्री जो दोनों उप मुख्यमंत्री की बात हो, और अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार आज हुआ है उसमें SC, SC, OBC सभी वर्ग से हमने मंत्री बनाया है। और क्योंकि हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य है कि सबका साथ सबका विकास, और हमने जो संकल्प पत्र लाया है उस संकल्प पत्र को पूरा करने के लिए हमको सभी का सामंजस्य, सबका सहयोग, और छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ को जिस कल्पना के साथ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने 2001 में छत्तीसगढ़ का गठन किया था, उसी कल्पना के अनुरूप हमने 2003 से 2018 तक काम भी किया। लेकिन छत्तीसगढ़ में 2018 का चुनाव में कांग्रेस के लोभ लुभाने वादे के चलते कांग्रेस को जरूर बहुमत मिला और सरकार बना है, लेकिन 5 साल में उनका भ्रष्टाचार का पोल खुला और छत्तीसगढ़ के जनता कांग्रेस को नकार दी। अभी मैं हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के दीपक बैजक जी का कुछ सुन रहा था जी, कि भारतीय जनता पार्टी का को कि मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा था कि भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सत्ता में आएगी। हाँ, निश्चित ही कांग्रेस को इतना जो भूपेश है कि भरोसा है कि नारा देने वाले, सबसे पहले उनको 22 विधायक बदलना पड़ा। दीपक बैस तो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को उम्मीद ही नहीं थी, बीजेपी के दिग्गज नेताओं को उम्मीद नहीं थी कि वो छत्तीसगढ़ में जीत जाएगी, लेकिन उसके बावजूद जीत गए। और इसलिए उनकी जो स्ट्रेटेजी वो अचानक से काम आ रही है, यहाँ पर सडनली किसी को भी कुछ भी बना दिया जा रहा है, इस प्रकार का बयान उनके द्वारा कहा गया है। हाँ, वही बोल रहा हूँ, मतलब क्योंकि उन्होंने जैसे उनको खुद टिकट लिए चुनाव लड़ने के लिए, और उन्होंने ऐलान किया था कि मेरे को मेरे क्षेत्र में काम करने का जरूरत नहीं, मेरे कार्यकर्ता जिताएंगे और मैं निश्चित जीतूंगा। लेकिन उसी क्षेत्र, जिस क्षेत्र में दीपक बैज रहते, उसी क्षेत्र के कार्यकर्ता, उन्हीं क्षेत्र के वोटर्स उनको बुरी तरह से हरा दिए। चाहे उप प्रदेश अध्यक्ष हो, वर्तमान अध्यक्ष दीपक बैज हो, पूर्व अध्यक्ष मोहन मरकाम हो, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज को हरा दी। ये छत्तीसगढ़ का जनता ही कर सकता है, और उनको मालूम नहीं था कि हमारा सरकार सत्ता जाएगा। हाँ, उनका जो मुख्यमंत्री जी आदरणीय भूपेश बघेल जी ने, उन्होंने तो चार्टर प्लेन भी बुकिंग करा लिया था। हाँ, इन लोगों को तो इनको ओवर कॉन्फिडेंस था, क्योंकि इनको मालूम नहीं छत्तीसगढ़ का जनता
किस तरीके से उनका सोच है और क्या चाहते हैं और उनका उद्देश्य क्या है, और वो लोग जैसे भूपेश बघेल जैसे भ्रष्टाचारी को कब सबक सिखाएंगे, इनको कल्पना ही नहीं था। चलिए इसीलिए ठीक उनको है, आज रुपेश जी छत्तीसगढ़ हमारे से साथ में आंदोलन जुड़े पड़ा हुए हैं, और आज उनका ठीक है, उनका रुख कर लेती हूँ। रुपेश जी, नए मंत्रिमंडल को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, और ये नए और पुराने चेहरों का जो कॉम्बिनेशन है उस पर आपकी एक प्रतिक्रिया। अनुपमा जी नमस्कार जी देखिए, भाजपा का जो नेतृत्व के संकट के दौर से जो गुजर रही थी वो आज भी परिलक्षित हो रहा है। 3 तारीख से भाजपा को जनादेश मिला है। एक मुख्यमंत्री चयन के लिए इनको 3 पर्यवेक्षक भेजने पड़े, 7 दिन का समय लगा, और अभी भी मंत्रिमंडल का जो गठन होने चाहिए तो पूरे कोरम के अभाव में अभी भी एक मंत्री गठन इनको द्वारा चयन नहीं किया जा सका है। ये भाजपा स्वयं मोदी की गारंटी की धज्जी उड़ाने के लिए तत्पर है। जिस प्रकार से जो खोटा सिक्का रहता है या जो मशीनरी चीजें होती हैं, उसी चीजों में गारंटी दी जाती है जिसके खराब होने की पूर्ण संभावना होती है, वही गारंटी और वारंटी की बात करती है। वो क्रम भाजपा ने लगातार प्रमाणित कर रहा है। छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए धान खरीदी के मामले के देखिए किस प्रकार से उनके द्वारा घोषणा की गई। आज तक उनको नगद भुगतान करने के लिए उनके द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर नगद काउंटर की व्यवस्था करने के भी ये सोच नहीं पाए हैं। अनुपमा जी, छत्तीसगढ़ की जनता ने जो जनादेश दिया है उसका भाजपा लगातार अपमान कर रही है, और साथ ही साथ जो मोदी की गारंटी है उसकी भी धज्जी उड़ाने पे तुले हुए हैं। यदि इनमें साहस होता, यदि इनकी सोच अच्छी होती, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए इनकी बातें होती, तो ये एक साथ 13 मंत्रिमंडल गठन करते। लेकिन आज 9 अपने मंत्रियों को शपथ दिला करके 12 और छत्तीसगढ़ का 12 बजाने पे ये भाजपा कोई कसर नहीं छोड़ रही है। ये आज प्रमाणित हो गया है। ठीक है, लेकिन रुपेश जी, अगर ऐसा देखा जाए तो डिप्टी सीएम आपने भी चुनाव से कुछ समय पहले ही बनाया था, और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम को उसके बाद में उनको दीपक बैच को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो वो भी तो कहीं ना कहीं बहुत लेट हुआ था ना, तो सवाल तो उस पर भी खड़े हो सकते हैं। जी, जब हमने डिप्टी सीएम बनाया था तो टीएस सिंहदेव को नई जिम्मेदारी दी थी, लेकिन इनके द्वारा बार बार बोलते थे कि उसको झुंझुना पकड़ा दिए हैं, ये माने उनको बेवकूफ बना दिए हैं, ये कर दिए हैं, गुमराह कर दिए हैं, तरह तरह की बातें भाजपा करती थी। यदि भाजपा इस प्रकार की बातें करती थी, झुंझुना पकड़ाने वाली बात, तो भाजपा ने तो 2 लोगों को झुंझुना पकड़ाया है। और उसके बाद सबसे दुर्भाग्यजनक बात यह अनुपमा जी कि आज मंत्रिमंडल का शपथ होने के बाद भी इनके द्वारा विभागों का बंटवारा नहीं किया जाना, ये भाजपा का निकृष्ट संगठनात्मक ढांचा। चूंकि इनका रिमोट कंट्रोल दिल्ली में है, और रिमोट कंट्रोल दिल्ली में होने के बाद भी इनके सोच छत्तीसगढ़ की विकास की नहीं है, इसलिए मंत्रिमंडल के गठन में लगातार विलंब, और विलंब होने के बाद भी विभाग का बंटवारा नहीं किया जाना, ये भाजपा के जनादेश का अपमान का परिचायक है। महेश जी, रुपेश जी यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं, एक तो इतना समय लिया आपने मुख्यमंत्री के पद के लिए, उसके बाद में मंत्रिमंडल के लिए कम से कम 20 से 21 दिन का इंतजार, और वो भी अधूरा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक पद अब भी रिक्त है। ऐसे में रुपेश जी सवाल उठा रहे हैं। अनुपमा जी, कांग्रेस पार्टी का इसकी चिंता करना ही नहीं चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी का काम है। भारतीय जनता पार्टी हम को अब सरकार पर चलाना है, सरकार बनाना है, और हमारा कितना लेट हुआ, कितना लेट होगा, और कितना मंत्रिमंडल में कितने लोग अभी एक मंत्री का शपथ नहीं हुआ है। हमारा उद्देश्य है कि हम हमारा लक्ष्य, हमारा उद्देश्य, हमारा सिद्धांत के हिसाब से हम चलेंगे। कांग्रेस पार्टी के हिसाब से कि 10 जनपद से आदेश हो जाए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी आदेश कर दे और मंत्रिमंडल गठन हो, ऐसा हमारे पार्टी में नहीं होगा। इसीलिए आज हमारा भारतीय जनता पार्टी देश का, विश्व का सबसे बड़ा पार्टी है और सबसे अलग पार्टी है, एक विचारधारा के हिसाब से चलने वाली पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी को बहुत कम समय में, वही चीज मैं बार बार बोलता हूं, 138 साल लगभग पुरानी कांग्रेस पार्टी, पंच से लेकर प्रधानमंत्री बनाने वाली पार्टी को अगर इस देश के जनता नकारी है और भारतीय जनता पार्टी को एक्सेप्ट किया और उनको चाहे केंद्र में हो चाहे कई राज्यों में पूर्ण बहुमत का सरकार दिए, तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का रीति नीति संस्कृति परंपरा से छत्तीसगढ़ का जनता हो चाहे देश का जनता विश्वास करती है, और हमको विश्वास दिया है तो उस विश्वास को हम खरे उतरेंगे, उसके हिसाब से मंत्रिमंडल का भी गठन करेंगे। और लेकिन महेश जी, ऐसे तो महिलाओं ने भी आप पर काफी विश्वास जताया था, जिस प्रकार से बीजेपी महिला सशक्तिकरण की बात करती है महेश जी, लेकिन उसके बावजूद भी देखा जाए तो आपके मंत्रिमंडल में केवल 1 महिला, ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव महिलाओं के
सम्मान में काम करने वाली पार्टी, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी जिसके कारण आज 33% महिला आरक्षण का कानून उनको अधिकार मिला है। और महिलाओं को हम लोग मातृ देव, वो स्त्री को एक प्रकार से महिलाओं को एक माता के रूप में हम पूजने वाले लोग वो तो पूजा जाता है, लेकिन वैसे तो राजनीति में भी पूजा जाना चाहिए ना, कम से कम बराबरी का हक तो दीजिए महिलाओं को। ये ऐसे पूज रहे हैं ऐसे। अभी आप देखते जाइए आगे, महिलाओं को जितना अधिकार, जिसका सम्मान भारतीय जनता पार्टी देगी वो कोई भी पार्टी नहीं दे सकती, हम देंगे। और अभी भी हमने एक मंत्री का जरूर शपथ दिलाए हैं और आने वाला समय में और भी उनको अलग अलग क्षेत्र तो जो एक पद रिक्त है महेश जी, ये समझा जा सकता है कि उसमें महिला शामिल हो सकती है, एक महिला आ सकती है जो एक पद रिक्त है उसमें? ये हमारा हाईकमान और हमारा प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश के संगठन, मुख्यमंत्री जी का विषय है, वो अपने विवेक से अभी वो विचार करेंगे और निश्चित ही हमारे माताओं देख लीजिए महिलाओं को काफी उम्मीद है, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी है और 11 लोकसभा सीटें छत्तीसगढ़ में है। ऐसे में महिला कहीं ना कहीं एक उम्मीद तो लगाए बैठी होगी कि जिस प्रकार से बराबरी की हक की बात की जाती है, क्या वैसा बराबरी का अधिकार राजनीति में दिया जाता है या नहीं। ठीक है, रुपेश जी का रुख कर लेती हूँ मैं। रुपेश जी, जिस प्रकार की स्ट्रेटेजी बीजेपी रच रही है उससे स्पष्ट होता है कि युवाओं पर भी फोकस किया जा रहा है। मंत्रिमंडल को हमने देखा, हर वर्ग को साधने की कवायद यहां पर की गई है बीजेपी के द्वारा, चाहे ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, सामान्य हो, सभी वर्ग को साधने का प्रयास यहां पर किया गया है। और नए चेहरों को मौका देने से एक मैसेज तो जनता तक पहुंचा दिया है बीजेपी ने कि हम युवाओं को भी मौका दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी है? क्या आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने भी युवाओं को मौका देना चाहिए? क्योंकि 2018 के मंत्रिमंडल को देखा था, कई ऐसे अनुभवी और वरिष्ठ नेता थे, वो उसमें शामिल थे, लेकिन युवा नेता उसमें नजर नहीं आ रहे थे। अनुपमा जी, कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो युवाओं को 18 वर्ष के युवाओं को मताधिकार का अधिकार राजीव गांधी जी ने दिया था। जिस प्रकार से कांग्रेस युवाओं के साथ साथ महिलाओं को भी बराबर की भागीदारी देने की बात करती रही है, और आपने कहा ना कि भागीदारी देने की बात भाजपा कर रही है। भाजपा तो ना तो टिकट वितरण में 33% आरक्षण की बात करी, और अब तो मंत्रिमंडल में भी इनके द्वारा 33% आरक्षण की कहीं कोई पालन नहीं किया गया है। ये भाजपा का महिला विरोधी चेहरा है। भाजपा के तमाम चेहरे, भाजपा के तमाम जो दोराही नीति रही है, वो लगातार मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण से, उप मुख्यमंत्री बनाने के बाद, मंत्रिमंडल गठन के बाद, टिकट वितरण में भाजपा पूरी तरह से नेस्ता नाबूद होकर के रह गई है। यद्यपि जनता ने भाजपा को जनादेश दिया है, उस जनादेश का सम्मान हम भी करते हैं, लेकिन भाजपा लगातार जनादेश का पान करती रही है। महिलाओं का अपमान, अभी देखिए 13 मंत्रिमंडल का शपथ होना था, उसे मात्र एक महिला को शपथ दिलाया गया है, और ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा है। इसमें आने वाले समय में भाजपा को निश्चित रूप से जनता सबक सिखाएगी, और इनकी जो गारंटी की बात है, उस गारंटी की बात में लगातार कहते रहे हैं कि मंत्रिमंडल के गठन होने के बाद निर्णय लिया जाएगा। अब ये बोलेंगे कि एक मंत्रिमंडल का एक मंत्री पद बचा है तो उसके गठन के बाद हम निर्णय लेंगे। इस तरह के तमाम बहाने लगाने का काम भाजपा निरंतर कर रही है, और जनता को जो उन्होंने गारंटी पत्र दिया है, मोदी की गारंटी, वो मोदी की गारंटी के लिए 5 साल का समय चाहेंगे, तो इसको जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। इनको युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सर्वहारा वर्ग के लिए काम करने होंगे। ठीक है, मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, ये तो देखने वाली बात होगी कि किस रफ्तार से छत्तीसगढ़ में विकास किया जाता है। लेकिन रुपेश जी, एक और सवाल था, जिस प्रकार से अभी हाल ही में हमने सुना दीपक बैज प्रदेश अध्यक्ष का बयान, जिसमें उन्होंने कहा कि युवाओं को मौका देना, नए चेहरों को मौका देना, जिनकी उम्मीद नहीं थी उन्हें मौका देना, कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी कंफ्यूज है। लेकिन आपके ही एक वरिष्ठ नेता सांसद रह चुके और सांसद है, उनका एक बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि छत्तीसगढ़ में हम क्यों आ रहे, आज तक हमें ये पता नहीं चल पाया। तो यहां पर कौन ज्यादा कंफ्यूज है, बीजेपी या कांग्रेस? अनुपमा जी, कंफ्यूजन की बात नहीं है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज संगठनात्मक मीटिंग बुलाई है। कल जो हमारे पूर्व विधायक रहे हैं और जो संगठन के जो जिला अध्यक्ष हैं, उनके साथ चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से हम क्यों हारे, इस बात का चिंतन मनन हमको करना ही है, हम करना प्रारंभ कर दिए हैं। लेकिन जिस प्रकार से, मैं फिर से बताना चाहूंगा, ये पूरी तरह से जो रिमोट कंट्रोल से मंत्री परिषद बना है, ये छत्तीसगढ़ के भविष्य के साथ किया जाने वाला अन्याय है।
जिस प्रकार से हसदेव में झाड़ कटना प्रारंभ हो गया, वैसी नई नई खदानें प्रारंभ होगी। नए नए वाले मंत्रियों को अंगूठा लगा कर दस्तखत करवा लेंगे। ये भाजपा का पूरी तरह से साजिश का ठीक है। एक हिस्सा है। महेश जी, रुपेश जी का यहाँ पर कहना है कि रिमोट कंट्रोल कहीं ना कहीं केंद्र के पास होगा। भले ही कमान प्रदेश की विष्णुदेव साय के पास हो, लेकिन रिमोट कंट्रोल केंद्र के पास। क्या कहेंगे आप? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता अपने आप में एक सक्षम कार्यकर्ता होता है, मजबूत कार्यकर्ता है, सबका निर्णय होता है। हाँ, निश्चित ही हमारा हाईकमान के द्वारा कुछ निर्णय जरूर होता है और उसके हिसाब से हमने स्वीकार कर लिया, ये बड़ी बात है किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की तरह सिर्फ प्रियंका क्या बोलना चाहिए, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के हिसाब से चलने वाली पार्टी नहीं है। आपने स्वीकार कर लिया महेश जी कि आपका शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है और शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा। उसके कारण छत्तीसगढ़ की स्थिति ठीक नहीं है। चुनाव जीता है भारतीय जनता पार्टी के फूलचाप के दम पे चुनाव जीता है, इसीलिए उसी हिसाब से हमारा मंत्रिमंडल का गठन हो या हमारा संगठनात्मक कार्य हो या सरकार चलाने का प्रक्रिया हो, उसी पद्धति से चलेगा। इसका चिंता आपको तो करना ही नहीं चाहिए। उसके लिए हम सक्षम हैं। हम चिंता भाजपा की नहीं कर रहे हैं, हम चिंता छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं। जिस प्रकार से आप लोगों का जो विलंब हो रहा है, मंत्रिमंडल गठन में विलंब हो रहा है। अभी तो सबसे बड़ी बात गाय बगाए, आप लोगों ने मंत्रिपरिषद का गठन कर दिया है, लेकिन विभाग का बंटवारा नहीं किया है। ये सबसे दुर्भाग्यजनक बात है कि विभाग का बंटवारा बिना विभाग के मंत्री शपथ ले रहे हैं। इससे गलत क्या होता है? कोयला घोटाला हो, घोटाले में बर्बाद कर दिया। और चलिए ठीक है, ये इसका जवाब तो हमें एक दो दिन में मिल ही जाएगा रुपेश जी। जिस प्रकार से मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है तो थोड़ा इंतजार और कर लीजिए। ठीक है, मैं अब नागेंद्र जी का रुख कर लेती हूँ। नागेंद्र जी, जिस प्रकार से हमने देखा मंत्रिमंडल में 12 नेताओं को, नए चेहरों को मौका दिया गया है, इससे बीजेपी ने एक साफ मैसेज तो दे दिया है कि आप अगर युवा भी है लेकिन आप मेहनती है और कर्मठ है तो आपको मौका दिया जाएगा, चाहे वो मुख्यमंत्री पद पर हो या फिर मंत्री पद पर हो। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या बीजेपी की ये भी स्ट्रेटेजी है कि जो स्थानीय लीडरशिप है उसको खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस की ओर से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि जिस प्रकार से स्ट्रेटेजी यहां पर रची जा रही है, इससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी और जो बीजेपी का जो कंट्रोल है, रिमोट कंट्रोल है, वो केंद्र अपने पास में रखना चाहती है। क्या ऐसा समझा जा सकता है? कि बीजेपी ने बहुत ही सारा निर्णय लिया है इस स्तर पे, और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से प्रदेश में एक सुशासन का माहौल बने। इसके लिए वो पूरे प्रयास के तहत उन्होंने नए चेहरों को मौका दिया और इसमें परफॉर्मेंस देखा है। पिछले चुनाव के पहले इस तरीके से जिन युवा नेताओं ने जनता के मुद्दों को लेके जमीनी स्तर पे मेहनत करी और उसका परिणाम जो है आज बीजेपी सत्ता में है, तो कहीं ना कहीं ये उसका सीधा असर जो है वो दिखाई देता है। और इसलिए नए चेहरे जो हैं वो ज्यादा मुझे लगता है कि महत्वपूर्ण सिद्ध भी होंगे आगे चल के, और आगे लोकसभा चुनाव जीतने की जो रणनीति है उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा। जी बिल्कुल, तो इस प्रकार से समझा जा सकता है कि जो पुराने नेता है उनके अनुभव के साथ और युवाओं के जोश के साथ में लोकसभा चुनाव बीजेपी लड़ने की रणनीति बना रही है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारी इस डिबेट में, उस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, बीजेपी की ओर से मंत्रिमंडल का गठन हो चुका है, लेकिन कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस का ये कहना है कि बीजेपी कंफ्यूज और इस प्रकार के चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन कई ऐसे वरिष्ठ नेता है जिन्हें यहाँ पर मौका नहीं दिया गया। लता उसेंडी की बात कर ली जाए, कई ऐसे दिग्गज नेता जिनको अब तक यहां मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। ऐसे में क्या उन्हें संगठन में शामिल किया जाएगा या केंद्र में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? सवाल इस पर भी है। लेकिन मंत्रिमंडल से छत्तीसगढ़ में कितना असर और लोकसभा चुनाव में इस पर बीजेपी किस प्रकार से जीत हासिल करती है, कांग्रेस की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।